नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जो लोग इस चैनल को अभी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने आपके वन दरोगा के लिए कंप्लीट कोर्स जो है ना उस पे बेस्ड 38 वीडियोज़ बना दिए हैं। आपके 26 टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक पे मैंने 2 या 3 वीडियो भी बनाए हैं उसके मैटर के आधार पे। अब एक तरफ से मैं फिर से जो बच गया है मटेरियल सभी टॉपिक्स में उस पे वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपका जितना भी सिलेबस है उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आए तो वो इससे बाहर ना जाए। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग आपका जो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय वन नीति, इंग्लिश में इसको नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगे, जो मैंने उस वीडियो में नहीं रखे। यहाँ पे मैं वही मटेरियल रखूँगा जो इस पे पहले से वीडियो बनाए हैं उसमें न रखा गया हो। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है डीट्रिच ब्रैंडिस, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। इनको भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ फॉरेस्ट्री इन इंडिया। पहला पॉइंट ये हो गया। ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि सन 1894, तो भारत में ना अभी तक 3 वन नीति बनाई गई। पहली 1894 की, दूसरी 1952 की और तीसरी 1988 की। कुछ लोगों को डाउट है कि क्या उसके बाद 2016 या 2018 में भी राष्ट्रीय वन नीति आई है क्या, तो ऐसा है नहीं। 2018 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन उसको अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई आए नहीं है आदेश। तो अभी भी आपकी जो राष्ट्रीय वन नीति फॉलो की जा रही है वो 1988 की ही है। तो जो 1894 की राष्ट्रीय वन नीति थी, उस समय वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इन्होंने ही पहली जो राष्ट्रीय वन नीति इंडिया की उसकी घोषणा की थी। और तीसरा पॉइंट लिखा है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इसका गठन वर्ष 1985 में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है ना, उसका गठन कब हुआ था? 1985 में। जो राष्ट्रीय वन नीति है ना, उसकी घोषणा है ना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ही करता है। तो 1985 में जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है ना, वो बनाया था राजीव गांधी ने। उस समय ये प्राइम मिनिस्टर थे। अगला पॉइंट लिखा है वन नीति का मुख्य उद्देश्य। जो फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, उसका बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो यहाँ पे दिया गया है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पर्यावरणीय स्थिरता, मतलब एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, इसका रखरखाव को सुनिश्चित करना है। एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी में बता दिया। और उसके साथ साथ सभी जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जीवन रूप हैं, वो जीवन पेड़ पौधों में हो सकता है, जानवरों का हो सकता है और इंसानों का, इनके निर्वाह के लिए ना, इनके सही जीवन जीने के लिए एक वन नीति बनाई जाती है। ये वन नीति का मुख्य उद्देश्य है। पहला क्या उद्देश्य है? एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, दूसरा है इकोलॉजिकल बैलेंस, और तीसरा है कि जितने भी जीवन रूप हैं धरती पे, वो इंसान हो सकता है, पेड़ हो सकते हैं, पेड़ पौधे और जानवर, उनके जीवन जीने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नियम बनाए गए हैं जिससे इनका जीवन निर्वाह जो है ना वो आसानी से हो सके। इसमें एक लाइन लिखी है कि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ की प्राप्ति इस सिद्धांत के अधीन होनी चाहिए। कि अभी जो सिस्टम है ना, वो हर जगह जो प्रॉफिट है ना उसको ध्यान में रखा जा रहा है। जो भी पॉलिसी है ना उसमें प्रॉफिट पे बेस्ड है, चाहे गवर्नमेंट हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबको प्रॉफिट चाहिए हर चीज़ में। लेकिन जो फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, वहाँ डायरेक्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है ना उसको ध्यान में न रख के इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए लिखा है कि यहाँ प्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति इन सब चीज़ों के बाद होनी चाहिए। जो लाभ है उसको सेकेंड नंबर पे रखना चाहिए।
यहाँ पे मैंने जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 की है ना, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, जितने भी पॉइंट हैं उन सब को मैंने रखा है। उसके अंदर जो मटेरियल है ना उसको मैंने छोटा कर दिया है, क्योंकि वो काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी, उतना आपको बताया भी नहीं जा सकता और याद भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके सभी पॉइंट्स को मैंने हेडिंग में तो रखा है, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल है ना उसको काफ़ी छोटा कर दिया है। बस अपने काम भर का यहाँ पे देखना है। तो वहाँ पे वन प्रबंधन के आवश्यक तत्व ये दिए गए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है कि जो अभी वन है और वो जो वन भूमि है उनको संरक्षित किया जाना चाहिए, पूरी तरह से कंप्लीटली उनको संरक्षित किया जाना चाहिए, और उनकी जो उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी है उसको सुधारना चाहिए। अगला जो तत्व है वो है खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए। अभी क्या है ना, अपने देश की आबादी इतनी ज़्यादा है, 140 करोड़ लगभग इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, तो उसके लिए खाद्य ज़रूरतें भी हैं, भोजन की आवश्यकता है। तो उसके देखते हुए अच्छी और जो उत्पादक कृषि भूमि है, मतलब जो खेती वाली भूमि है ना, वहाँ पर वनीकरण नहीं करना चाहिए। वहाँ पे लिखा है कि वनीकरण हेतु के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब अब अपने देश की इतनी आबादी है, उसको सपोर्ट करने के लिए खेती करना तो आवश्यक है ना, तो ऐसी ज़मीन पर जो वृक्षारोपण है ना उसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए। जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ना वो वन नीति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगला पॉइंट दिया है कि संपूर्ण जैव विविधता के संरक्षण के लिए, अब बायोडाइवर्सिटी है ना उसके कंजर्वेशन के लिए क्या लिखा है कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व तथा दूसरा जो अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं उनको मजबूत किया जाना चाहिए और उनका विस्तार किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है पर्याप्त चारा, ईंधन और चारागाह का प्रावधान किया जाना चाहिए। मतलब चारा और ईंधन और चारागाह इनका प्रावधान किया जाएगा। और लिखा है कि विशेष रूप से वनों के सटे क्षेत्र, वनों से जो क्षेत्र लगे हुए हैं वहाँ पे इन तीनों चीज़ों मतलब चारा, जानवरों के लिए चारा, ईंधन, लोगों की दैनिक ज़रूरतों के लिए ईंधन और चारागाह, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो वन है ना वो प्रभावित ना हो और उनका जो कटाव है वो रोका जा सके। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ना उसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट देख रहे हैं। तो लिखा है कि अगला पॉइंट लघु वन उपज। तो जो वन उपज है ना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे ना उसमें लकड़ी आ जाती है, और जो लघु वन उपज है ना, लकड़ी के अलावा जो आते हैं संसाधन वनों से, उनको हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या हिंदी में लघु वन उपज बोलते हैं। तो लिखा है लघु वन उपज जनजातीय आबादी और जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं ना उनके लिए जीविका लिवलीहुड प्रदान करते हैं। तो ऐसी जो लघु वन उपज है ना उसका संरक्षण किया जाना चाहिए और उस पर सुधार किया जाना चाहिए, और रोजगार तथा आय के सृजन को ध्यान में रखते हुए इनके उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखना चाहिए। ये हो गए फॉरेस्ट मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट एलिमेंट। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी दी गई है कि राष्ट्रीय जो वन नीति है ना उसको किस तरह से लागू करना है, उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है। तो जो स्ट्रेटेजी है ना इसमें कई सारे पॉइंट लिखे हैं, 14-15 पॉइंट हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, पूरे लिखे नहीं हैं। तो पहला जो लिखा है वनों के अधीन क्षेत्र, कि वनों के अधीन क्षेत्र कितना होना चाहिए। तो ये वनों के अधीन क्षेत्र जो है ना, जो पूरा देश का जो लैंड एरिया है ना उसका कम से कम 33% होना चाहिए, 1/3। और इसमें पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में ना ये जो है 2/3 होना चाहिए, वहाँ के एरिया का 2/3 मतलब 66.66 या 67% भी आप बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बन सकता है।
दूसरा जो है वो है वनीकरण, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, मतलब फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री। तो अब तीनों के बारे में यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं। तो लिखा है वनीकरण और वृक्षारोपण का एक व्यापक, आवश्यकता आधारित और समयबद्ध कार्यक्रम। मतलब जो फॉरेस्ट्री का है ना, इसका एक समयबद्ध और अच्छे स्तर से इम्प्लीमेंट किया जाने वाला एक प्लान होना चाहिए, जिससे कि जो ईंधन की लकड़ी है और जो चारा है ना, वो इन दोनों के विकास पे बल दिया जाना चाहिए। और लिखा है देश के सभी विकृत, मतलब डिग्रेडेड जो जमीन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है और अनुपयोगी भूमि, जो खाली पड़ी भूमि है, चाहे वो वन में हो या गैर वन में हो, उनमें जो वनीकरण है ना, एक ये राष्ट्रीय आवश्यकता है। अभी राष्ट्रीय आवश्यकता ये बन गई है, नेशनल नेसेसिटी बन गई है ये। अगला पॉइंट लिखा है राज्य, कॉरपोरेट, संस्थागत या निजी स्वामित्व, इनमें से किसी के भी जो अंतर्गत सड़कें आ रही हैं या रेलवे आ रही है, रेलवे लाइनें, नदियां या नाले या नहरों के किनारे, इन सब पे जो इन आसपास जो ज़मीन है खाली, वहाँ पे वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अगला है पेड़, फसलों और चारा संसाधनों के विकास के लिए गांव में जो और जो सामुदायिक भूमि है ना, जो दूसरे उपयोगों के लिए उपयुक्त ना हो, ये हो सकते हैं जैसे तालाब के अग्र तटों, तालाब के किनारे की ज़मीन हो सकती है, और जो गांव के आसपास की ज़मीन जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है, वहाँ पे वनीकरण किया जाना चाहिए। और सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब यही है कि जो फॉरेस्ट्री है ना, उसको एक सामुदायिक लेवल पे किया जाना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं। पूरे गांव के लोग आपस में मिलकर पेड़ लगाएं तो उनके बचने की भी आशंका होगी और ज़्यादा पेड़ लगेंगे। अगला पॉइंट लिखा है कि जहाँ भी आवश्यक हो भूमि कानूनों को संशोधित किया जाना चाहिए। मतलब जो लैंड लॉज है ना, भूमि से संबंधित जो नियम कानून है, उनको चेंज भी किया जाना चाहिए, जिससे वृक्षारोपण को बढ़ावा मिल सके। जिसलिए लिखा है ताकि व्यक्तियों और संस्थानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा चारा वाले पौधे लगाने, घास और फलीदार फसलें उगाने के लिए सुविधा और प्रेरित किया जा सके। अगला पॉइंट है राज्य वनों का प्रबंधन। जो स्टेट फॉरेस्ट है ना, उनका मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखा है कि ऐसी स्कीम्स और प्रोजेक्ट जो वन के साथ हस्तक्षेप करती हैं, मतलब कई स्कीम्स होती हैं ना, गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोजेक्ट है ना, जो वनों को हानि पहुंचाते हैं। तो बोलता है जैसे खड़ी ढलानों, नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र भूगर्भीय रूप से अस्थिर, मतलब ऐसा भूभाग जो जियोलॉजिकली स्टेबल नहीं है, और अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, मतलब इकोसेंसिटिव जो जोन है ना, उनको गंभीरता से, ऐसे इलाकों में जो स्कीम्स और प्रोजेक्ट है ना, उनको गंभीरता से प्रतिबंधित करना चाहिए। तो ऐसे स्थानों पे जो प्रोजेक्ट है ना, उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होना चाहिए, किसी भी कीमत पे वहाँ पे प्रोजेक्ट मान्यता नहीं देनी चाहिए। अगला पॉइंट लिखा है सरकार द्वारा प्रबंधन योजना, मतलब मैनेजमेंट प्लान को अनुमोदित किए बिना किसी भी वन में काम करने की अनुमति नहीं की जानी चाहिए। एक एक्चुअल में फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है ना, उसी के अनुसार वन में गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तो वही लिखा है कि सरकार ने जो वन प्रबंधन प्लान बनाया है ना, उसके बिना किसी को वन में काम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जो एक निर्धारित प्रारूप और राष्ट्रीय वन नीति, उसका जो फॉर्मेट है ना, वो एक पहले से प्री डिटरमाइंड होना चाहिए, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, उसकी गाइडलाइंस को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब वस्तुओं और सेवाओं की जो ज़रूरतें बढ़ रही ना, इतनी बड़ी आबादी को सपोर्ट करने के लिए जो वन हमको दे रहे हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी आदानों
के उपयोग के माध्यम से वन क्षेत्र और वनों की उत्पादकता को बढ़ाना आवश्यक है। तो जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है ना, उनको भी बढ़ाने की ज़रूरत है और उस तरह से यूज किया जाए कि उनका डिप्लीशन ना हो। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है ना, इसमें कोई धाराएं नहीं है, इसमें जो भी है ना वो पॉइंट के फॉर्म में ऐसे दिया गया है। इससे आपको दूसरे भी कई टॉपिक है ना, उससे भी संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। अगला पॉइंट लिखा है, चराई सहित अधिकार और रियायतें हमेशा वन की वहन क्षमता के अनुसार होना चाहिए। कि जो चराई के लिए आप किसी को परमिट कर रहे हो या दूसरी जो रियायतें दी जा रही हैं वो उसी रेशियो में होनी चाहिए कि वन है ना उसकी कैपेसिटी को बियर कर सके। पता चला आप ज़्यादा वहाँ पे चराई कर दे रहे हो या वहाँ से संसाधन जितनी अनुमति उससे ज़्यादा निकाल ले रहे हो, तो जो एक कैपेसिटी होती है ना वनों की भी, तो उस क्षमता में होना चाहिए वो। तो लिखा क्षमता में वृद्धि, निवेश, सिल्वीकल्चरल अनुसंधान और क्षेत्र के विकास द्वारा अनुकूलित किया जाना चाहिए। अब क्षमता वृद्धि के लिए भी कई चीज़ें अपनाई जा सकती हैं। अगला है वन्य जीव संरक्षण, कि वनों में जो जीव है ना, वन्य जीवन जो है ना, उसका भी संरक्षण आवश्यक है। तो क्या लिखा है, वन प्रबंधन को वन्य जीव संरक्षण की ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कि जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जा रहा है ना, उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को भी इम्पोर्टेंट वैल्यू देनी चाहिए। और वन प्रबंधन योजनाओं में इस उद्देश्य के लिए जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं ना वो दिए जाने चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रवासी वन्य जीवों के कृत्रिम रूप से अलग किए गए उपखंडों के बीच आनुवंशिक निरंतरता बनाए रखने के लिए संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले गलियारों को प्रदान करना विशेष रूप से आवश्यक है। कई ऐसे वन्य जीव हैं ना जो दूसरी जगह से आते हैं, तो वो बाकी जीवों से थोड़ा सा अलग रहते हैं, तो इनकी जो जेनेटिक कंटिन्यूटी है ना उसको बनाए रखने के लिए वो वहाँ के लोकल जो जीव जंतु हैं ना उनसे मिल सकें, तो कुछ ऐसे कॉरिडोर्स हैं ना वो बनाने चाहिए प्रोटेक्टेड एरियाज में। अगला पॉइंट है आदिवासी लोग और वन। जो आदिवासी लोग रह रहे हैं और जो वन है ना, इनका आपस में क्या संबंध है। कि लिखा है कि जनजातीय लोगों और वनों के बीच सहजीवी संबंध को ध्यान में रखते हुए जो जंगल में लोग हैं ना, आदिवासी लोग, वो काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और वो वनों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इसी को सहजीविता कहते हैं। कि वनों में वो रह रहे हैं, उनके संसाधनों का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो आदिवासी लोगों का भी जीवन निर्वाह हो रहा है, लेकिन उससे वनों को नुकसान नहीं हो रहा है, वो वनों को एक तरह से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो लिखा है कि इसके लिए वन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियों को एक प्राथमिक कार्य जनजातीय लोगों को जंगल के संरक्षण, पुनर्जनन और विकास के साथ साथ वनों के विकास में निकटता के से जोड़ना चाहिए। तो जो जंगल में आदिवासी रह रहे हैं ना, उनको जंगलों के संरक्षण, उनके पुनर्जनन, उनका मतलब जहाँ पे जंगल कटाए जा रहे हैं उनको दोबारा से उनके ग्रोथ, इसके लिए उनको प्रेरित किया जाना चाहिए, उससे उनको जोड़ना चाहिए। अगला है स्थानांतरित खेती। इसके बारे में क्या प्रावधान है। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंग्लिश में बोलते हैं ना, ये दूसरे कई टॉपिक्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पे उसके बारे में कुछ अच्छी चीज पॉइंट है ना वो दिए गए हैं। तो लिखा है कि झूम खेती पर्यावरण और भूमि की आवश्यकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। स्थानांतरित खेती को हतोत्साहित करने के लिए आय के वैकल्पिक रास्ते, तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, इसको बढ़ावा ना मिले इसके लिए आय के दूसरे वैकल्पिक साधन खोजे जाने चाहिए। और सही भूमि उपयोग प्रथाओं, तो जो लैंड यूज की टेक्निक्स है ना उनको दूसरी बतानी चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो। अगला पॉइंट लिखा है उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रचार करके पहले से ही प्रभावित क्षेत्र के भीतर ऐसी खेती को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। जो एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स है ना उनका उपयोग, उनका प्रचार करना चाहिए। और जो एरिया जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से पहले से निगेटिवली इम्पैक्ट है ना, वहाँ पे वो खेती दोबारा ना हो सके, उसके लिए ये सब करना चाहिए। क्या, एडवांस एग्रीकल्चरल जो टेक्निक्स है ना उनका वहाँ पे प्रचार करना चाहिए। अगला पॉइंट लिखा है ऐसी खेती से पहले से ही क्षतिग्रस्त क्षेत्र का
सामाजिक वानिकी और ऊर्जा वृक्षारोपण के माध्यम से पुनर्वास किया जाना चाहिए। कि जो नई टेक्निक्स का यूज एग्रीकल्चर में किया जा रहा है ना, उनका प्रयोग करके ऐसे स्थान जहाँ पे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से वो एरिया क्षतिग्रस्त हो रहा है, उसके पुनर्जन्म के लिए सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री और जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है ना, इसके माध्यम से उसको फिर से वो जो एरिया है ना उसको उसकी पहली दशा में प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है अगला जो हेडिंग है वो है अतिक्रमण, आग और चराई से वनों को नुकसान। मतलब अतिक्रमण किया जा रहा है, आग फॉरेस्ट फायर भी बहुत कॉमन है, और चराई जो चरागाह है ना वनों के अंदर वो तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं। तो इसके बारे में क्या प्रावधान है, क्या लिखा है, वन भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए तथा इसकी निरंतरता को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। अतिक्रमण है ना, इसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरा है आग से संबंधित। तो आग जहाँ पे लग जाती है वहाँ पे जो जंगल है ना वो दोबारा से उनका ग्रोथ होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इससे निपटने के लिए लिखा उन्नत और आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों का अपनाया जाना चाहिए। ऐसी टेक्निक्स का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे जो आग लगे, पहली बात तो कम लगे, दूसरा लगे तो उसको सही टाइम पे कंट्रोल किया जा सके। अगला पॉइंट है कि जो चराई हो रही है ना वनों में चराई जो होती है ना उसको सामुदायिक, मतलब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना उनकी भागीदारी, उनको उसमें भागीदार बनाना चाहिए कि आप चराई है ना उतनी ही करो जिससे कि वहाँ के जो पर्यावरण संतुलन है ना वो बिगड़े नहीं। और लिखा है कि विशेष संरक्षण क्षेत्रों, युवा वृक्षारोपण और पुनर्जनन क्षेत्रों को पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। कि जो स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और जो नया जहाँ पे वृक्षारोपण किया गया है और जहाँ पे पुनर्जनन की आवश्यकता है वहाँ पे चराई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उनको संरक्षित किया जाना चाहिए पूरी तरह से। मतलब किसी भी तरह की एक्टिविटी वहाँ पे अलाउ नहीं होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है, हेडिंग है, वो है वन आधारित उद्योग। जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना उनके बारे में क्या प्रावधान है, तो लिखा है कि जो वन आधारित उद्योग है ना उनको कच्चे माल की जो आपूर्ति है वो ना निम्न तरीके से होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखा है, अब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैंने इसका सार मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जहाँ तक संभव होना चाहिए ना, तो जिन इंडस्ट्रीज को कच्चे माल की आवश्यकता है ना तो सीधा वो उनसे संपर्क करें जो वहाँ पे वो प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो इंडस्ट्री है ना उसको हेल्प करना चाहिए, मतलब क्रेडिट पैसा से और दूसरी टेक्निक से। अब ट्रांसपोर्ट का मीडियम भी अवेलेबल कराए जा सकते हैं और तकनीकी सहायता भी दे सकते हैं जिससे जो फॉरेस्ट से कच्चा माल उनको मिल रहा है ना उसकी सही मात्रा में पूर्ति बनी रहे। ये इस पॉइंट का मतलब है। अगले पॉइंट का मतलब लिखा है ग्राम या कुटीर स्तर को छोड़कर, मतलब गांव के लेवल या कुटीर उद्योग, इस कुटीर बिल्कुल मैनुअल लेवल आप समझ लो जहाँ पे मशीनरी का यूज नहीं होता है। तो लिखा है कि उस स्तर के अलावा किसी भी तरह के जो नया फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है ना उसको तब तक अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक कि उसके लिए जो कच्चा माल की जो आपूर्ति है ना उसके बारे में सावधानी पूर्वक जांच न कर ली जाए कि जो इंडस्ट्री लगी चल रही है उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध है, उसके लिए मंजूरी लेनी चाहिए। अगला पॉइंट लिखा है कि जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है ना उनका जो मेन उद्देश्य है ना वो उनको स्थानीय जो लोग हैं उनको भी रोजगार देना चाहिए और साथ साथ पेड़ और कच्चे माल उगाने में उनकी सहायता की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है जो नेचुरल फॉरेस्ट है ना वो एक जीन पूल के रूप में कार्य करते हैं। वहाँ पे मतलब कई सारी प्रजातियाँ संरक्षित रहती हैं नेचुरली। तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ से पेड़ पौधों को लगा के मतलब उखाड़ के बाहर नहीं लगाना चाहिए और इस तरह की किसी भी गतिविधि पे रोक लगानी चाहिए। अगला पॉइंट लिखा है
जो छोटे और सीमांत किसान है ना, उनको उद्योगों के लिए जो लकड़ी की जिन प्रजातियों की आवश्यकता है ना, उस तरह के पेड़ों के वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट लिखा है कि जो उद्योग है ना, उनको रियायती मतलब कम मूल्य पर जो वन उपज है ना, उसकी आपूर्ति का जो अभी सिस्टम चला जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। और उनको उद्योगों को ना लकड़ी के अलावा किसी दूसरी अल्टरनेटिव कच्चे माल का उपयोग करने के टेक्निक को बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जो बना रहे हैं वो यदि किसी आर्टिफिशियल तरीके से बना सकें। तो ऐसा कई जगह हो ही रहा है। अब लास्ट में यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि इतने यहाँ पे प्रावधान दे तो दिए गए, लेकिन इसमें लिखा है कि हालांकि उपरोक्त विचार भूमि सीमा और भूमि कानूनों से संबंधित वर्तमान नीति के अधीन होंगे। कि मतलब उस समय वहाँ पे जो पॉलिसी चल रही होगी वो उसके अधीन ये सभी प्रावधान होंगे कि भूमि की लिमिट क्या है और भूमि से संबंधित कानून क्या है। अगला पॉइंट है 9वां, क्या लिखा है, वन विस्तार। तो जो फॉरेस्ट एक्सपेंशन है ना, इसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है, लिखा है कि लोगों के स्वैच्छिक समर्थन, मतलब अपने आप जब तक लोग इससे नहीं जुड़ेंगे वृक्षारोपण कार्यक्रम से, तब तक ये सफल नहीं हो सकता है। इसलिए लोगों में उसके विकास के लिए और उसके संरक्षण में वो खुद आगे बढ़े, उसके लिए रुचि पैदा करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए उनको पेड़ों, वन्य जीवन और जो प्रकृति है ना, उसका जब मूल्य पता चलेगा ना लोगों को, तब वो इससे अपने आप जुड़ेंगे। अगला 10वां पॉइंट है वानिकी शिक्षा, मतलब फॉरेस्ट्री एजुकेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है कि जो फॉरेस्ट्री है ना, इसको एक विषय और एक पेशे के रूप में देखा जाना चाहिए और इस पेशे के रूप में मान्यता देनी चाहिए। और लिखा है कि इससे रिलेटेड जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या संस्थान हैं या जो लोग हैं ना, उनको देश में जो मैन पावर की आवश्यकता है इससे रिलेटेड, उसके अनुरूप जो सिलेबस है ना और जो प्रोग्राम है ना, शैक्षणिक प्रोग्राम और जो पीजी प्रोग्राम है, वो तैयार किए जाने चाहिए। अगला है वानिकी अनुसंधान, फॉरेस्ट्री रिसर्च। तो पर्यावरण, स्वास्थ्य, ऊर्जा और रोजगार के लिए जो वनों का महत्व है ना, इसके लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान पर जोर दिया जाना चाहिए और अनुसंधान के पर्याप्त सुदृढ़ीकरण के लिए कार्रवाई देनी चाहिए और नई, मतलब इसको प्राथमिकता क्षेत्र में रखना चाहिए। अगला पॉइंट लिखा है कि आधुनिक विशिष्ट और तकनीकी विधियों के द्वारा लकड़ी और अन्य वन उपज की उत्पादकता, मतलब प्रति इकाई क्षेत्र और प्रति जो यूनिट टाइम है ना, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है। अगला पॉइंट लिखा है कि बंजर, सीमांत और खनन भूमि तथा वाटर शेड, जो इतने ये सब एरिया है ना, यहाँ पे वृक्षारोपण कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए रिसर्च होना चाहिए। वृक्षारोपण कैसे सक्सेसफुल हो। जो ग्रामीण जो आदिवासी लोग हैं ना, उनके लिए जो सोशल फॉरेस्ट्री है ना, उससे रिलेटेड अनुसंधान की आवश्यकता है। लकड़ी के जो उत्पाद है ना, उनके जो सब्सटीट्यूट्स हैं, उसका डेवलपमेंट के लिए रिसर्च होनी चाहिए। और लास्ट में है राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य है ना, उनके वन्य जीवन और प्रबंधन से संबंधित अनुसंधान इसकी आवश्यकता है। तो ये हो गया आपका फॉरेस्ट्री रिसर्च। अगला जो है वो है कार्मिक प्रबंधन, मतलब पर्सनल मैनेजमेंट। जी हाँ, इस क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं ना, उनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। तो उनकी पेशेवर क्षमता और स्थिति को बढ़ाने की आवश्यकता है, लोग और प्रेरित कर्मियों को इस फील्ड में जिससे आकर्षित किया जा सके, क्योंकि ये लोग दुर्गम इलाकों में और ऐसे निर्जन क्षेत्रों में कार्य करते हैं और उनकी जो स्थितियाँ हैं, वो वर्किंग कंडीशंस हैं, वो काफ़ी टफ हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला पॉइंट है वन सर्वेक्षण और डेटाबेस। तो जो फॉरेस्ट सर्वे और डेटाबेस है ना, उसको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो वैज्ञानिक आधार पर
सर्वेक्षण पूरा होना चाहिए और सूचना है ना लेटेस्ट होने करने की आवश्यकता है, लेटेस्ट हमको जानकारी उसकी हो। अगला पॉइंट है 14वां, कानूनी समर्थन और बुनियादी ढांचे का विकास, मतलब लीगल सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसका डेवलपमेंट। तो बोल रहा है कि इस नीति जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये नीतियाँ कि इनको किया जाना चाहिए, इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को पर्याप्त बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित उचित वैधीकरण किया जाना चाहिए। कि इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो लॉज हैं वो भी बनाने चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराने की आवश्यकता है। अब आता है अगले पॉइंट में, जो फॉरेस्ट्री है ना उसके लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान होना चाहिए। तो बड़े पैमाने पर इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता है। और लिखा है प्रक्रियाओं और जीवन समर्थन प्रणालियों, मतलब प्रोसेसेस और लाइफ सपोर्ट जो सिस्टम्स है ना उनको बनाए रखने और आनुवंशिक विविधता जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है ना उसको जो कंजर्वेशन है ना, ये ज़रूरी है कि इस पॉइंट से कि वनों का जो है ना वो अभी कितना महत्व हो गया है। और लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि वनों को राजस्व के स्रोत के रूप में नहीं देखना जाना चाहिए, कि जो वन है ना उनको ऐसा नहीं केवल अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग किया जाए। वन लिखा है कि अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, जो वन है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, क्योंकि आप यूज करोगे उसके बाद कुछ समय, मतलब अपने जीवन काल में तो पेड़ देते भी हैं, उसके बाद जब वो जीवन काल खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा पेड़ लगाएंगे, फिर से वो उगाते हैं, तो फिर से हमको वो रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगे। और जो वन है वो लोगों और राष्ट्र की भलाई के लिए संरक्षित और संवर्धित की जाने वाली एक नेशनल प्रॉपर्टी, जो वन है ना उनको एक नेशनल प्रॉपर्टी के रूप में देखना जाना चाहिए, जिनको संरक्षित और संवर्धित करने की आवश्यकता है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय जो वन नीति है ना 1988। इसके अलावा उसमें कुछ दिया नहीं है मैंने, सभी जितने पॉइंट है ना सब बता दिए हैं। उसके अंदर का जो डेटा है वो थोड़ा शॉर्ट कर दिया, थोड़ा नहीं बहुत शॉर्ट कर दिया है। और पहली बात तो इंग्लिश में अवेलेबल था, उसको मैंने हिंदी में चेंज किया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।